अस्सलामुअलैकुम बेटा, मैं अपने नेक्स्ट डिस्कशन लेक्चर के साथ फिर से हाजिर हो गया हूँ। आज मैं आपसे जो पेपर डिस्कस करने लगा हूँ वो है 970142 मई जून 2024 का बेटा। ठीक है, तो हम डिस्कस करते हैं, स्टार्ट करते हैं बेटा इसको। क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करता हूँ। कहता है डिस्क्राइब द ट्रेंड इन सॉल्युबिलिटी। सॉल्युबिलिटी किस चीज पे डिपेंड करती है? इंथैल्पी चेंज ऑफ सॉल्यूशन पे। आगे देखो, सल्फेट्स मैग्नीशियम कैल्शियम स्ट्रोंटियम। मैग्नीशियम ऊपर होता है, उसके नीचे कैल्शियम होता है, उसके नीचे स्ट्रोंटियम होता है। हमने पहले मैं कुछ थोड़ी सी जल्दी जल्दी बातें बता दूं आपको याद आ जाए ताकि आप खुद से कर सकें ये सारे काम। डाउन द ग्रुप टू सॉल्युबिलिटी ऑफ सल्फेट डिक्रीजेस। व्हाट डज इट मीन? इंथैल्पी चेंज ऑफ सॉल्यूशन बिकम्स less exothermic, more positive, less negative. Enthalpy change of solution of hydroxide becomes more negative because solubility of hydroxide increases down the group. सल्फेट के अंदर डोमिनेंट फैक्टर हाइड्रेशन होता है और हाइड्रोक्साइड के अंदर डोमिनेंट फैक्टर लैटिस एनर्जी होती है। तो याद रखना, आई होप आप समझ में आ गई होगी बात आपको। तो सिंपल नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन है, आप को मुफ्त के 4 मार्क्स दे रहा है। आपको याद ना आ रहा हो, लेक्चर रिवाइज कीजिएगा। लीस्ट सॉल्युबल में आ जाएगा स्ट्रोंटियम सल्फेट, मोस्ट सॉल्युबल में आ जाएगा मैग्नीशियम सल्फेट, और बेटा बीच में लगा दो कैल्शियम सल्फेट को। बेटा आगे चलो, एक्सप्लेनेशन डिस्क्राइब करना है, बताना है उसको। तो बता सकते हैं आप, क्या कह सकते हैं कि डाउन द ग्रुप कैटायोनिक रेडियस इंक्रीजेस। पहली बात, कैटायोनिक रेडियस इंक्रीजेस लिखेंगे। ये सब आपने खुद करना है, हिंट दे रहा हूं, कई दफा कर चुका हूं मैं। कैटायोनिक रेडियस इंक्रीजेस, उसके बाद इंथैल्पी चेंज ऑफ लैटिस, इंथैल्पी चेंज ऑफ हाइड्रेशन, सही है। लेस एक्सोथर्मिक, लेस एक्सोथर्मिक, ठीक है, दोनों कम लेस एक्सोथर्मिक होंगी। उसके बाद इंथैल्पी चेंज ऑफ सोल्यूशन लेस एक्सोथर्मिक। वाई? बिकॉज हाइड्रेशन इज डोमिनेंट फैक्टर। ठीक है, ये मैंने समराइज कर दिया। तो अब आप इसे पॉइंट में लिख सकते हैं, बहुत सिंपल हो गया। जैसे ये देखिएगा, पहले हमने सब चीजें समराइज कर ली। क्या बोला आपने? डाउन द ग्रुप कैटायोनिक रेडियस increases both lattice hydration becomes less exothermic, मतलब decreases, but enthalpy change of hydration is dominant factor, मतलब decreases more. Consequently, enthalpy change of solution becomes less exothermic. सिंपल सी बात हो गई। मैंने ऊपर पहले समराइज कर दिया ये छोटी करके, ताकि आपको बात समझ में आ जाए। उसकी एक्सप्लेनेशन लिख दी। आपके पास लाइनें बहुत हैं, खुल के लिखें, जितना लिख सकते हैं लिखिएगा। आगे आए, डिफाइन द लैटिस एनर्जी। सिंपल डेफिनेशन, 1 मोल ऑफ आयोनिक कंपाउंड, 1 मोल ऑफ ionic compound from its gaseous ions under standard
conditions. State and explain the main factors that affect the magnitude of lattice energies. दो हैं बेटा, हाइड्रेशन और लैटिस दोनों दो फैक्टर्स पर डिपेंड करती है, एक चार्ज डेंसिटी और एक आयोनिक रेडियस। फिर से याद दिला देता हूं, लेक्चर में है चार्ज डेंसिटी बढ़ाओगे तो इंथैल्पी चेंज ऑफ लैटिस बिकम्स मोर नेगेटिव या एक्सोथर्मिक, ज्यादा एनर्जी रिलीज होगी चार्ज जितना बढ़ेगा, बिकॉज ऑफ स्ट्रॉन्गर बॉन्ड्स। हो गया एक बात। दूसरा आ जाओ, आयोनिक रेडियस। आयोनिक रेडियस बढ़ाओगे तो इंथैल्पी चेंज ऑफ लैटिस पे क्या फर्क पड़ेगा, बिकम्स लेस एक्सो। क्यों? बिकॉज ऑफ वीकर बॉन्ड्स फॉर्मेशन। आई होप आप इसे लिख लेंगे। आगे चल, टेबल 1.1 शो सम एनर्जी चेंजेस, ये आपको दे दी है उसने, इसको अच्छे तरीके से पढ़ लीजिए। आगे आओ, Born-Haber cycle can be used to determine the lattice energies of ionic compound. Complete the Born-Haber cycle. Okay. In figure 1.1 of for potassium sulfide. Potassium sulfide के लिए Born-Haber cycle बनानी है। बस मैं आपको याद होगा, मैंने आपको एक नसीहत की थी कि जब भी आप Born-Haber cycle बनाएं तो एट अ टाइम एक चीज़ को चेंज करें, बस इसका ख्याल रखिएगा। आ जाए, हो जाएगा पूरा सॉल्व। पोटेशियम सल्फाइड्स बनाया आपने, 1 मोल बनाया और अपने ही एलिमेंट से बनाया, तो मैं इसे कह सकता हूँ दिस इज इंथैल्पी चेंज ऑफ फॉर्मेशन। बेटा एक वक्त में एक को छेड़ते हैं, तो मैं सबसे पहले पोटेशियम सॉलिड को पोटेशियम गैस में कन्वर्ट कर लेता हूँ और सल्फर को एज इट इज साथ लेके चलता हूँ। ठीक है, ये एज इट इज है, तो मैं इसे कह सकता हूं इंथैल्पी चेंज ऑफ एटोमाइजेशन ऑफ पोटेशियम इनटू 2। क्यों? क्योंकि 2 मोल्स है। आगे देखो बेटा, सल्फर है, सॉलिड था, मैं अगर पोटेशियम को कैरी फॉरवर्ड कर दूं इस दफा, और इस दफा मैं छेड़ किसको दूं, सल्फर को छेड़ दिया, तो ये हो जाएगा इंथैल्पी चेंज ऑफ एटोमाइजेशन ऑफ सल्फर, इसे 2 कह देता हूं। आगे चल, चेक करो, सल्फर एज इट इज कैरी फॉरवर्ड है, पोटेशियम को +1 कर दिया तो गैशियस एटम से +1 आ गया, तो आप कहेंगे फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी इनटू 2 कर देता हूं। आगे आ जाओ, सल्फर को 2 इलेक्ट्रॉन आपने दिए, तो ये फर्स्ट प्लस सेकंड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है। ठीक है, तो ये हो जाएगा 2 पोटेशियम प्लस और सल्फर 2, अरे नहीं 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 नहीं, एक मिस्टेक हो गई। आपने पोटेशियम को एज इट इज कैरी फॉरवर्ड किया, सबसे पहले आपने सल्फर को सल्फर -1 में कन्वर्ट किया होगा ना, क्योंकि फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी एक्सोथर्मिक है, सेकेंड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी एंडोथर्मिक है, तो ये हो जाएगी फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। ये जो 2 इलेक्ट्रॉन लॉस दिखा रहा है ये इसके हैं। ठीक है, आगे आ जाओ, फिर उसके बाद सेकेंड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जाहिर बात है एंडोथर्मिक होती है, तो ये हो जाएगा सेकेंड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी 2K प्लस गैस हो जाएगा बेटा, और साथ में सल्फर 2 माइनस गैस हो जाएगा। डन हो गया। अब आप इन गैशियस आयन से सॉलिड बना रहे हैं आयोनिक कंपाउंड, तो आप इसे बोलेंगे इंथैल्पी चेंज ऑफ लैटिस। तो बेटा √1 आप इसे कहेंगे, ये √1 और ये हो जाएगा आपका √2। तो बेटा √1 इज ऑलवेज इक्वल टू √2। ठीक है, आपको सारी वैल्यूज दी हुई हैं उसने, आपने ये वैल्यूज देख देख के यहाँ लिखनी है। इंथैल्पी चेंज ऑफ फॉर्मेशन, इंथैल्पी चेंज ऑफ फॉर्मेशन ये दी हुई है -381
मैं इसे एक और से -381 एटोमाइजेशन ऑफ पोटेशियम, एटोमाइजेशन ऑफ पोटेशियम चेक करो बेटा। एटोमाइजेशन ऑफ पोटेशियम ये रहा 89, तो 89 इंटू 2, 89 इंटू 2 कर ले बेटा, 89 इंटू 2, 178, 178, 178 आ गया। ठीक है, उसके बाद है एटोमाइजेशन ऑफ सल्फर। सल्फर को चेक करूं, सल्फर की एटोमाइजेशन क्या दी गई बेटा? सल्फर की एटोमाइजेशन है 279, ये रही बेटा 279, ये आ गई प्लस 279। आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ पोटेशियम, फर्स्ट एनर्जी ऑफ पोटेशियम, फर्स्ट एनर्जी ऑफ पोटेशियम ये रही बेटा। नज़र आ रहे हैं ना सब आपको? मुझे उम्मीद है ये सब आपको नज़र आ रहा होगा। 419, तो 419 इंटू 2, 419 इंटू 2, 419 इंटू 838 बेटा, ये आ गया आपके पास 838। फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कितनी है चेक कर। फर्स्ट इलेक्ट्रॉन सल्फर ये रही -200। इसमें जरा आप चेक करें, सिर्फ देखने में टाइम जा रहा है, लिख करते जाओ, देखते जाओ। सेकंड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बेटा चेक करो कितनी दी हुई है। सेकंड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ सल्फर ये रही बेटा 640। ठीक है, और लैटिस एनर्जी पूछ रहा है, तो अब आप एक काम करेंगे, इन सब को ऐड करके, और वहां पे लैटिस एनर्जी आपको दिया हुआ है बेटा, तो आप निकाल सकते हैं ना। कैसे करेंगे आप, ये देखिए बेटा, सो सिंपल। इंथैल्पी चेंज ऑफ फॉर्मेशन बराबर होगी 178 प्लस 279 प्लस 838 माइनस 200 प्लस 640 प्लस इंथैल्पी चेंज ऑफ लैटिस, और फॉर्मेशन आपको दी हुई है उसने -381। तो बेटा ये सब कैलकुलेट करके इसको वहाँ ले जाओ और कर लो, मैं करके देता हूँ, आप भी कीजिए अपने पास, शाबाश कीजिए, हो जाएगा 178 प्लस 279 प्लस 838 माइनस 200 प्लस 640, दिस, तो ये आ गया 1735 माइनस 381, 2116 आ रहा है इंथैल्पी चेंज, 2116 बेटा। आप अपना आंसर चेक कर लें, मेरा आंसर 2116 आ रहा है। आई होप कभी यही होगा। आ गया, लिथियम नाइट्रेट decomposes on heating in a similar way to the group 2 nitrate and give the metal oxide a brown gas and oxygen। भाई एएस लेवल से पढ़ते हुए आ रहे हो, मेटल नाइट्रेट जब डिकम्पोज होते हैं तो तीन चीज़ें देते हैं, मेटल ऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, और उसके साथ साथ ऑक्सीजन गैस देते हैं। तो ग्रुप 1 का सबसे टॉप का मेंबर डिकम्पोज क्यों होता है? क्योंकि उसका रेडियस सबसे छोटा होता है और चार्ज डेंसिटी ज़्यादा होती है, यानी पोलराइजिंग पावर उसकी सबसे ज़्यादा होती है। तो आप राइट एन इक्वेशन में एज इट इज़ लिख दें, तो ये लिथियम नाइट्रेट डिकम्पोज होगा तो लिथियम ऑक्साइड देगा, मेटल ऑक्साइड Li2O होगा, साथ में नाइट्रोजन डाइऑक्साइड होना चाहिए, और साथ में होना चाहिए ऑक्सीजन बेटा। ठीक है, यहाँ दो लगाएं, यहाँ दो लगाएं, इधर हाफ लगाएं, बैलेंस भी हो गई। The other group 1 nitrate decomposes on heating to form metal nitrite and oxygen. The thermal stability of these nitrates increases down the group. अच्छा,
सिर्फ पहला मेंबर है जो ग्रुप 2 की तरह डिकम्पोज हो सकता है, लिथियम। बाकी बाकी नहीं होते क्योंकि उनके रेडियस बड़े हो गए हैं, चार्ज डेंसिटी कम हो गई है, तो पोलराइजिंग पावर भी कम हो जाएगी, तो वो डिस्टॉर्ट नहीं करेंगे आयोनिक लैटिस को। आपको याद होगा जब आपने पढ़ा था कि जितना रेडियस छोटा हो, चार्ज डेंसिटी ज़्यादा हो, उतना वो करते क्या है, वो पोलराइजिंग पावर क्रिएट करते हैं, आयोनिक लैटिस को डिस्टॉर्ट करते हैं बेटा, इसलिए। ठीक है। सजेस्ट वाई द थर्मल स्टेबिलिटी ऑफ MnO3 इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप। तो आप लिखेंगे डाउन द ग्रुप कैटायोनिक रेडियस इंक्रीजेस। ठीक है, कैटायोनिक रेडियस increases charge density decreases polarizing power decreases बेटा। आगे देखो क्या बोलता है, एसिडिफाइड मैंगनीट 7 आयन कैन बी यूज टू एनालाइज सॉल्यूशंस कंटेनिंग नाइट्राइट बाय टाइट्रेशन। X is a solution of sodium nitrite। ठीक है, X is a solution of sodium nitrite। 250 centimeter cube of X is added to 50 centimeter cube of 0.125 mole per dm cube MnO4। The MnO4 ions are in excess। ये आपने इसमें ऐड किया है और ये एक्सेस है। ऑल द NO2 ions are oxidized। जाहिर बात एक चीज एक्सेस में तो दूसरी चीज कंप्लीटली रिएक्ट करेगी। द अनरिएक्टेड MnO4 रिक्वायर्ड 2.5 सेंटीमीटर क्यूब 0.04 मोल आयरन 2 आयन रीच्ड एट द एंड पॉइंट। ठीक है, आपने क्या किया, सोडियम नाइट्राइट के सॉल्यूशन में KMnO4 एक्सेस में डाला। ठीक है, और KMnO4 एक्सेस में डालने के बाद जो रिमेनिंग KMnO4 बचा है उसे आयरन 2 आयन के साथ टाइट्रेट कर लिया। ठीक है, तो वो आपसे बोल रहा है कैलकुलेट द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सोडियम नाइट्राइट, यानी नाइट्राइट की कॉन्सेंट्रेशन बतानी है। ओके, तो अब पहले जरा सीक्वेंस समझ लो। अगर आप रिवर्स जाते हैं तो पहले आपको आयरन और इसका ना ये जो दो इक्वेशंस है, इन दो इक्वेशंस को आपको यूज करना पड़ेगा पहले। ठीक है, आयरन 2+ और MnO4 वाली, ताकि आपको MnO4 के रिमेनिंग मोल्स पता चल जाए। फिर जो टोटल मोल्स हैं उसमें से रिमेनिंग मोल माइनस करोगे तो वो मोल्स आ जाएंगे जिन्होंने नाइट्राइट के साथ रिएक्ट किया होगा। मोल्स आ गए तो कॉन्सेंट्रेशन निकालना तो कोई रॉकेट साइंस नहीं है। आई होप आपको स्टेप्स समझ में आ गए होंगे। सबसे पहले मैं ये देखिए, मैं आपको स्टेप बाय स्टेप चीज़ें बता देता हूँ। सबसे पहले हम करते हैं बात आयरन 2+ की। ठीक है, आयरन 2+ की बेटा आपको V दिया हुआ है 0.225 dm क्यूब। कॉन्सेंट्रेशन आपको दी हुई है 0.04। तो आपने आयरन 2+ के मोल्स निकाल लिए। N=C/V करके बेटा ये आपके सामने करूंगा। 0.04 मल्टीप्लाई बाय 0.0225, ये आ गया मेरे पास 9 × 10⁻⁻⁴। 9 × 10⁻⁻⁴। ठीक है, ये आ गया मेरे पास आयरन 2+ के मोल्स। अब आप चेक करें व्हाट इज द मोल रेशियो ऑफ आयरन 2+ एंड मैंगनीज। देखो बेटा, यहाँ पे हैं 5 इलेक्ट्रॉन और यहाँ है 1 इलेक्ट्रॉन। तो जब आप इसे मर्ज करेंगे तो आप नीचे वाली इक्वेशन को × 5 करेंगे ना बेटा। तो जब 5 करेंगे तो ये 5 हो जाएगा और इसे 1 से मल्टीप्लाई, तो इसका मतलब 1:5 का रेशो हो जाएगा। पूरी इक्वेशन बनाने की ज़रूरत ही नहीं है आपको। सही है, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन से कैंसिल करने के लिए आपको नीचे वाली इक्वेशन को मल्टीप्लाई बाय 5 करना चाहिए था, तो 1:5 का रेशो हो गया। 1:5 का रेशो है किसका बेटा, MnO4 नेगेटिव का और आयरन 2+ का। हमें नज़र आ गया ये 1 और ये 5। ठीक है, तो मैं 9 × 10⁻⁻⁴ गिव्स यू X करके
एक्स्ट्रा मोल्स ऑफ MnO4 जो एक्सेस बच गए वो निकाल लेता हूं, तो डिवाइड बाय 5 करूंगा, ये आंसर आ जाएगा मेरे पास 1.8 10⁻⁻⁴। मेरे पास आ गए 1.8 10⁻⁻⁴। ये मेरे पास किसके मोल्स आ गए? ये मेरे पास मोल्स आ गए MnO4 के, और ये एक्सेस है, एक्सेस मोल्स ऑफ MnO4 नेगेटिव। सही है, ये आ गए आपके पास एक्सेस मोल्स। आगे चलूं, वो कह रहा था, अब ये हमने एक सॉल्व कर लिया, अब हम नेक्स्ट देख लेते हैं बेटा। वो कहता है 250 सेंटीमीटर क्यूब एक्सरसाइज टू 50 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ 0.0125 मोल्स। चले बेटा, अब आप देखें आपके पास इनिशियल मोल्स कितने थे जो आपने एक्सेस यूज किए, ये रहे, निकालें। आपको V दिया हुआ है 0.05, आपको C दिया हुआ है 0.125। इससे जो मोल्स आएंगे वो एक्सेस होंगे। हे रिजवान, V दिया है तेरे पास 0.05, और बेटा C आपको दिया हुआ है 0.125। आपने मोल्स निकाले, मेरे साथ निकाल लें। 0.125 मल्टीप्लाई बाय 0.05, ये आ गए 6.25 इंटू 10⁻⁻3। These are the initial, These are the initial moles। एक मिनट, ये आ गए आपके पास इनिशियल मोल्स, जो किसके थे बेटा? MnO4 के। अब सवाल ये कि आपके पास इनिशियल मोल्स तो आ गए, अब आप वो मोल्स जो नाइट्राइड के साथ रिएक्ट किए वो कैसे निकालेंगे? सब्ट्रैक्ट करके कर दूं सब्ट्रैक्ट। ये नहीं बेटा, आपके पास इनिशियल मोल थे 6.25 इंटू 10⁻⁻3। आपके पास बचे हुए मोल्स ये थे 1.8 इंटू 10⁻⁻4। वो मोल आ जाएंगे जो किसके साथ रिएक्ट कर गए? नाइट्राइट के साथ। तो मेरे पास कैलकुलेटर में ऑलरेडी ये लिखा हुआ है, तो मैंने इसको लिखा -1.8 10⁻⁻4। मेरे पास आ गया 6.07 10⁻⁻3। 6.07 इंटू 10⁻⁻3, ये क्या है? मोल्स ऑफ MnO4 नेगेटिव reacted with नाइट्राइट। तो ये वो मोल्स हैं जिन्होंने किसके साथ रिएक्ट किया बेटा? नाइट्राइट के साथ। ठीक है, अब आते हैं मोल रेशो पे। आ जा बेटा, लुक एट हेयर, यहाँ देखिएगा, जैसे फॉर एग्जाम्पल, चले, आपको पूरी इक्वेशन बनाने की ज़रूरत नहीं है। अब ऊपर देखें, यहाँ कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 2, और इधर कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 5। तो बेटा दोनों को मर्ज करने से पहले, ऊपर वाली दो इक्वेशंस को मर्ज करने से पहले आपको इन दोनों इक्वेशंस को मल्टीप्लाई करना चाहिए। इसको मल्टीप्लाई करना चाहिए 5 से, और इसे मल्टीप्लाई करना चाहिए 2 से। तो 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ 5 आ जाएगा, और 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ 2 आ जाएगा। आपके पास रेशो आ जाएगा, आपको रेशो ही चाहिए ना, आ गया। तो रेशो आपके पास क्या आया? आपके पास रेशो आया 2 मोल्स ऑफ MnO4 नेगेटिव और 5 मोल्स ऑफ नाइट्राइट। ये 2 है, ये 5 है। आपके पास मोल्स ऑफ 6.07 इंटू 10⁻⁻3, ये x हो जाएगा। निकाल लूँ, मल्टीप्लाई बाय 5 डिवाइडेड बाय 2। बेटा ये आ गया 0.015175 आ गया। मोल्स आ गए आपके पास, मोल्स ऑफ नाइट्राइट आ गए। वो आपसे क्या पूछ रहा है? कॉन्सेंट्रेशन। अब देखो मोल्स आपके पास हैं, वॉल्यूम ऑफ एक्स नाइट्राइट आपको ऑलरेडी दिया हुआ है, ये रहा 250। तो निकाल लो, कॉन्सेंट्रेशन बराबर होती है मोल्स अपॉन वॉल्यूम।
मोल्स आपके पास था 0.015175 डिवाइडेड बाय वॉल्यूम 250 सेंटीमीटर क्यूब है, तो 0.25 कर दे बेटा, तेरे पास कॉन्सेंट्रेशन आ जाएगी डिवाइडेड बाय 0.25, ये आ गई 0.0607 मोल पर डीएम क्यूब। आपको कहीं पे पूरी इक्वेशन बनाने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ मोल रेशो एंड सॉल्व, ठीक है। फिर भी अगर आप अपनी नॉलेज के लिए बना रहे हैं तो अच्छी बात है। टेबल 2.1 शोज इलेक्ट्रोड पोटेंशियल फॉर सम इलेक्ट्रोड रिएक्शंस इन्वॉल्विंग मैंगनीज कंपाउंड्स, ठीक है। अब वो आपको कुछ उसने दे दिया है, क्योंकि अब डेटा बुकलेट नहीं दे रहा तो इस आपको जो रेलिवेंट चीज़ें वो भी देता है और रेलिवेंट के साथ इररिलेवेंट चीज़ें भी देता है, यानी इक्वेशंस एक्स्ट्रा देता है ताकि आप परेशान रहें कि पता नहीं यूज़ करूँ नहीं करूँ। खैर लेट्स सी, देखते हैं। एक्वस मैंगनीज 6 आयन MnO2- आर अनस्टेबल इन एसिडिक कंडीशन। एसिडिक कंडीशन का मतलब हो गया H+ आयन अंडरगोज डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन, यानी ऑक्सीडाइज और रिड्यूस दोनों हो रहा, उसको बोलते हैं डिस्प्रोपोर्शन। द ई नॉट सेल फॉर दिस रिएक्शन इज 1.14 वोल्ट। कंफर्मेशन के लिए आपको ई नॉट भी दे दी। कंस्ट्रक्ट एन ओवरऑल आयोनिक इक्वेशन फॉर दिस डिस्प्रोपोर्शनेशन। तो MnO4 2 नेगेटिव तो पहले चेक कर लें है कहाँ कहाँ, मैं बताऊं। 1 में नहीं है, 2 में नहीं है, 3 में नजर आ रही है, ये रही, ठीक है। 4 में नहीं है, 5 में नहीं है, 6 में भी नहीं है, 7 में है, ये रही। MnO4 2 नेगेटिव नज़र आ रहा है, ठीक है। ये MnO4 2 नेगेटिव है, ठीक है, मैं वो ढूंढ रहा हूँ। और लास्ट वाली में भी नज़र आ रहा है, ये ना। रिएक्टेंट प्रोडक्ट साइड दोनों तरफ देख लें। ओके, तो हमें तीन इक्वेशंस के अंदर क्या नजर आ रहा है, MnO4 2 नेगेटिव। ओके, पहली बात। दूसरी बात, एसिडिक कंडीशन बोल रहा है तो OH वाली हटा दूं, ये देखो OH दी हुई है तो ये वाली तो हट गई। इसमें H+ आइन है, उसमें H+ आइन है ही नहीं, तो इसका मतलब है हमें ये दो इक्वेशंस देनी चाहिए। उसने कह दिया था, हमने ली। अब जरा सोचे, ये है +0.56 और ये है +1.7। मोर पॉजिटिव रिड्यूस होगी, ये वाली पार्ट रिडक्शन में आनी चाहिए और ये वाली पार्ट ऑक्सीडेशन में आनी चाहिए, यानी इसको रिटर्न करूंगा मैं और मल्टीप्लाई बाय 2 भी करूंगा, ठीक है। तो मैं डायरेक्ट कर दूं इसको, ये देखें, मैं मल्टीप्लाई बाय 2 करके इसको वहां पे लिख रहा हूं। मुझे लिखना चाहिए 2 MnO4 2 नेगेटिव। मैं उसे फ्लिप भी कर रहा हूं बिकॉज ऑफ लेस पॉजिटिव, और मल्टीप्लाई करके भी लिख रहा हूं। हाँ ना, आज जल्दी जल्दी हो जाएगा। ये हो जाएगा 4 नेगेटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, फ्लिप कर दिया। लेस पॉजिटिव विल ऑक्सीडाइज, मोर पॉजिटिव विल रिड्यूस। नीचे वाली इक्वेशन को एज इट इज लिख दिया, जो मैंने दूसरी सेलेक्ट की थी बेटा, MnO4 नेगेटिव 2 प्लस 4H पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन gives you MnO2 प्लस 2H2O। अच्छा बेटा, चलो ज़रा इसकी ओवरऑल इक्वेशन बनाते हैं। तो मैं, आप मेरी हेल्प कीजिएगा, इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉन हटा दूं, हो गया। नीचे क्या बचा मेरे पास, मेरा साथ दीजिएगा, ये मेरे पास बचा है 2 और ये 1 3, तो ये हो जाएगा 3 MnO4 2 नेगेटिव बेटा प्लस 4H पॉजिटिव gives you 2 MnO4 negative plus MnO2 plus 2H2O। ये बन गई इक्वेशन। अब अगर तुम्हारे दिमाग में ये सवाल आ रहा हो कि हमने सही बनाई है या नहीं, तो एक काम कर लेते हैं। देखो बेटा, आपने दो इक्वेशन सेलेक्ट किए ना, तो E0 इज इक्वल टू ER माइनस EL। रिडक्शन किस में हुई बेटा, 1.7 में हुई, माइनस ऑक्सीडेशन किस में हुई बेटा, 0.56 में हुई, हो गई। तो बेटा ज़रा इसे सॉल्व कर,
1.7 माइनस 0.56, 1.14 आंसर आ रहा है। तो ये कंफर्म्ड हमने परफेक्ट काम किया, बिल्कुल सही इक्वेशन सेलेक्ट की। अब सवाल ये सर डिस्प्रोपोर्शनेशन कैसे हुआ, तो सुन जवाब। -8 + 2, -8 और -8 है, तो -8 का मतलब हो गया +6, तो इस पे इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट है +6, यहाँ पे है +7 और यहाँ हो जाएगी +4। अब आप सोचो अगर +6 से +7 जा रहा है तो ऑक्सीडाइज हो रहा है Mn, और अगर +6 से +4 में जा रहा है तो रिड्यूस हो रहा है। एक ही सब्सटेंस ऑक्सीडाइज और रिड्यूस हो तो क्या बोलते हैं, डिस्प्रोपोर्शनेशन। तो सही तो बोल रहा है, सब कुछ सही बोल रहा है, परफेक्ट। सजेस्ट एंड एक्सप्लेन हाउ ई सेल वैल्यू ऑफ डिस्प्रोपोर्शनेट रिएक्शन चेंजेस विद इंक्रीज इन पीएच। इंक्रीज इन पीएच का मतलब हो गया आप ओ एच आइन डाल के इसके H+ आइन खत्म कर दो, ये हो गया इंक्रीज इन पीएच। थोड़ी अल्कली डाल दो, तो कह रहा है फर्क क्या पड़ेगा, फर्क। तो मुझे एक बात बताओ, पीएच इंक्रीज करने का मतलब एल्कली डालो, एल्कली डालने का मतलब H+ आइन कम होते जाएंगे। तो अब जरा गौर से देखिएगा बात को। मुझे एक बात बताओ, जरा इस इक्वेशन को देखिएगा, मैं वापस से मिटा रहा हूँ, मैं क्लास में कई दफ़ा डिस्कस कर चुका हूँ, वापस से सुनिएगा बात को अच्छे तरीके से। सिर्फ लास्ट इक्वेशन को देखिएगा, बस सिर्फ उस पर फोकस रखिएगा। सवाल समझ में आ जाएगा। कह रहा है H+ आइन कम कर दो, पीएच इंक्रीज करने का मतलब। तो मुझे एक बात बताओ, जब H+ आइन कम होंगे तो इक्विलिब्रियम बैकवर्ड आएगा। अब सोचो बैकवर्ड आ रहा है तो क्या चीज फेवर हो रही है, ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन फेवर होगी तो ये लेस पॉजिटिव हो जाएगा, हो गया लेस पॉजिटिव। अब अगर ये लेस पॉजिटिव हो गया, और से देखिए, हाय रिजवान, ये मैंने आपको क्लास में भी बहुत डिटेल से समझाया। सपोज करो ये 1.7 से कम होके हो गया 1.5, सपोज। अब मैं दोबारा से न्यू ई नॉट वैल्यू निकालता हूं, 1.5 हो गया ये, -0.56। अब देखिए 1.5 - 0.56, ये आ गया मेरे पास 0.94। अब आप पूरी बात सुन लें, आपको समझ में आ जाएगी। अगर तुमने H+ आइन डिक्रीज किए तो ये जो ई सेल थी 1.14, इस पर क्या फर्क पड़ेगा, वो लेस पॉजिटिव हो जाएगी। समझ में आई बात। तो आई होप आप इसे आप मतलब आपको चीज़ें समझ में आ गई कि तो ये लेस पॉजिटिव क्यों हो गई है। तो ये तो आपको पता होना चाहिए, इसको लिखेंगे। ये 2 मार्क का होना चाहिए, बदतमीजी 1 मार्क में दिया हुआ है। खैर आई होप पूरी बात समझ में आ गई, तो हम इसे लिख देते हैं अब अपनी तरफ से कि इंक्रीज इन pH will shift the reduction equation, जिसमें रिडक्शन हो रही, ठीक है, to the left E naught becomes less positive, hence E naught of the cell will be less positive, वो भी less positive हो जाएगी। तो आई थिंक मेरी बात आपको समझ में आ गई है, मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया ऐसा क्यों होगा। नेक्स्ट हमारा अगला सवाल, अच्छा नेक्स्ट सवाल है, कार्बन डाइसल्फाइड CH2 is flammable and reacts readily with oxygen as shown in reaction 1। okay,
आगे क्या बोलता है, शोज द टेबल शोज द इंथैल्पी चेंज ऑफ फॉर्मेशन, स्टैंडर्ड इंथैल्पी ट्रॉपी दिया हुआ है फॉर सम सब्सटेंसेस, ठीक है। कैलकुलेट द गिब्स फ्री एनर्जी। देखो बेटा गिब्स किसके बराबर होता है, डेल्टा जी बराबर होता है डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस के। तो पहले तो डेल्टा एस निकालो, इंट्रॉपी ऑफ द प्रोडक्ट माइनस इंट्रॉपी ऑफ द रिएक्टेंट। फिर उसके बाद डेल्टा एच भी निकालनी पड़ेगी क्योंकि रिएक्शन की इंथैल्पी चेंज भी नहीं दी हुई तो इसका मतलब है काम ज़्यादा है। तो पहले एक काम करते हैं, डेल्टा एच निकाल लूँ मैं, मेरा साथ दे, ऊपर निकाल लूँ इसको, मैं यहाँ कर देता हूँ ताकि मेरे पास जगह बच जाए, ठीक है। मैं इसको यहाँ सॉल्व कर लेता हूँ, आपको नज़र भी आ रहा होगा ये, वरना वहाँ खिचपिच हो जाएगी। CS2 और 3O2 और CO2 और 2SO2, ठीक है बेटा। कार्बन है, सल्फर है, ऑक्सीजन है, बस यही है। आई थिंक यही है। चलो इसे कितना दिया हुआ है मुझे, फॉर्मेशन ऑफ सल्फ CS2 कितनी दी हुई है, 116.7, ठीक है। 116.7 दी हुई है। इंथैल्पी जब एलिमेंट टू एलिमेंट ज़ीरो होगी, इसको हटा दो। कार्बन डाई की फॉर्मेशन देखो कितनी दी हुई है मुझे बेटा, ये रही -393.5। तो मैंने लिखा -393.5। और सल्फर डाइऑक्साइड की फॉर्मेशन मुझे क्या दी हुई है बेटा, फॉर्मेशन दी हुई है 296.8। तो मैंने लिखा 296.8 मल्टीप्लाई बाय 2, ठीक है। अब सोचो दिस इज इक्वल टू दिस, तो हो जाएगा सॉल्व। इसको मैं यहीं पे सॉल्व कर लेता हूँ। 296.8 मल्टीप्लाई बाय 2, ये दिया हुआ है मुझे उसने 592.8 माइनस में, ये मैंने मल्टीप्लाई करके डायरेक्ट लिख दिया। कैसा आसान हो गया। अब मैं इन दोनों को ऐड कर लूँ, 19 ये हो गया प्लस 393.5, ये हो गया मेरे पास। अब देखिए मेरे पास जो साइकिल बनी है वो ये बनी है कि 116.7 प्लस डेल्टा एच, और इनको मैंने आपस में ऐड कर दिया, ठीक है। ये आया -986.3, इसे वहाँ ले जा, डेल्टा एच आ जाएगा, तो ये वहाँ जाके माइनस में हो जाएगा, तो हो जाएगा डेल्टा एच में, इसको करता हूँ प्लस 116.7। तो मेरे पास डेल्टा एच आना चाहिए -1103.8, नहीं 3 पूरा आ रहा है, खैर चलो कहीं कुछ गड़बड़ कर दी है, लेकिन सही है। ये आ गई डेल्टा एच, ये मेरे पास आ गया, कितना आया -1103 आ गया, ठीक है। अच्छा अब आते हैं डेल्टा एस पे, इंट्रॉपी चेंज पे। तो इंट्रॉपी बराबर होती है, आपको पता है इंट्रॉपी चेंज बराबर होती है इंट्रॉपी ऑफ द प्रोडक्ट माइनस इंट्रॉपी ऑफ द रिएक्टेंट। तो प्रोडक्ट की इंट्रॉपी, चलो बेटा देखते हैं, ये यहाँ कर लेता हूँ ज़रा, ये आ जाएगी यहाँ पे इंशाल्लाह। प्रोडक्ट में क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड, और कार्बन डाइऑक्साइड की इंट्रॉपी कितनी दी हुई है बेटा, कार्बन डाइऑक्साइड की इंट्रॉपी दी हुई है 213.8, ये प्रोडक्ट की है, और प्लस उसके बाद आपको क्या दी हुई है, सल्फर डाइऑक्साइड की, ठीक है 248 दी हुई है। तो 2 इंटू 248.2, ये हो गई मेरे पास एंट्रोपी ऑफ द प्रोडक्ट, ठीक है। ये मैं कर लूँ फटाफट, ये हो जाएगा 2 इंटू 248.2 प्लस 213.8। इंट्रॉपी ऑफ द प्रोडक्ट मेरे पास आ गई बेटा, टोटल आ गई है इंट्रॉपी ऑफ द प्रोडक्ट 710, हो गया। अब इंट्रॉपी ऑफ द रिएक्टेंट देखते हैं, चलिए बेटा इसकी देखते हैं इंट्रॉपी क्या क्या दी है। CS2 की दी हुई है 237, तो 237.8 आ गई,
और ऑक्सीजन की दी हुई है 205। तो बेटा एंट्रोपी ऑफ द रिएक्टेंट आप निकालेंगे 237.8 प्लस 3 इंटू 205.2। क्यों? यहाँ पे 3 मोल्स हैं, ठीक है, इसने आपकी जूल पर मोल दिया हुआ, तो मैं इसे यहीं कर लेता हूँ। 205.2 इंटू 3 प्लस 237.8, ये आ गया मेरे पास। एंट्रोपी ऑफ द रिएक्टेंट आ गई 853.4। हाँ, अब सोचो बेटा, ये भी आ गई आपके पास, ये भी आ गई आपके पास, ठीक है। तो वो कह रहा है गिब्स एनर्जी निकालो एट रिएक्शन 1 25 डिग्री सेंटीग्रेड। तो 25 डिग्री सेंटीग्रेड का मतलब हो गया 273, तो 25 प्लस 273 298 केल्विन पे बोल रहा है, यानी 298 केल्विन पे आपसे पूछ रहा है कि बताओ क्या बनेगा। आई होप आप कर लेंगे, अब तो आसान हो गया। ये लें, डेल्टा जी निकाला आपने, डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। तो डेल्टा जी इज इक्वल टू आपके पास डेल्टा एच कितना है बेटा आपके पास, -1103, ये किलो जूल में है, ठीक है, याद रखिएगा। -298, और बेटा इंट्रॉपी आपके पास है, इसको किलो जूल में कर लेता हूँ, दोनों यूनिट सेम हो जाएंगे। 853.4 डिवाइडेड बाय, हो जाएगा 0.8524 बेटा, ठीक है, 0. अबे मैंने इंट्रॉपी वो तो निकाला ही नहीं अभी तक। सही 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 सही, ये तो मेरे पास इंट्रॉपी ऑफ द रिएक्टेंट है ना यार। मैंने रिएक्टेंट प्रोडक्ट की इंट्रॉपी निकाल के उसको सब्ट्रैक्ट नहीं किया ना। प्रोडक्ट कितनी थी मेरे पास 710, माइनस रिएक्टेंट कितनी है 853.4। आई एम सॉरी मैं कह रहा हूँ ये रिजल्ट क्या आ रहा है। ये हो जाएगा 710 और माइनस 853.4 बेटा। ओके, इंट्रॉपी आ रही है -143.4, और अगर मैं ये जूल्स में, तो अगर मैं इसे डिवाइड कर दूं 1000 से, तो ये हो जाएगी -0.1434। तो यहाँ आएगा -0.1434। ये आ गई एंट्रोपी चेंज, ठीक है बेटा, ये आ गई किलो जूल में, ठीक है, इट्स इन किलो जूल। अब हम निकाल सकते हैं, तो हमने डेल्टा एच पहले निकाल ली बेटा, सही है, ये रहा। और एंट्रोपी ऑफ द प्रोडक्ट, एंट्रोपी ऑफ रिएक्टेंट हमने ये निकाल लिया, हमारे पास एंट्रोपी चेंज आ गया। अब अगर हम इसे सॉल्व करें तो डेल्टा जी आ जाना चाहिए मेरे पास। लेट्स सी, देखते हैं। मैंने किया -1103 बेटा, फिर लिखा है -298, फिर है -0.1434। मैं कैलकुलेटर में पुट करके इसका आंसर अगर निकालूं तो ये आ रहा है 1060.2, -1060.2 आ रहा है मेरा आंसर। और ये किलो जूल में ही होगा डायरेक्टली, क्योंकि हमने इंथैल्पी और एंट्रोपी दोनों को किस में रखा हुआ है, किलो जूल। आई होप आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी। तो उसने डेल्टा जी पूछा, उसके लिए हमें डेल्टा एच और डेल्टा एस चाहिए था। तो डेल्टा एच हमने यहाँ ऐसे साइकिल से निकाला, फिर डेल्टा एस प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट से निकाल लिया, और ये मेरे पास आंसर आ गया। आगे देख क्या बोलता है, कहता है कार्बन डाइसल्फाइड रिएक्ट विथ क्लोरीन टू फॉर्म टेट्राक्लोरोमीथेन एज शोन रिएक्शन 2, ठीक है। उसके बाद बोलता है
दोनों आपको दिया हुआ है, इंथैल्पी चेंज आपको दी हुई है, गुड, और एंट्रोपी चेंज भी आपको दी हुई है, गुड, जूल में दी हुई है, याद रखना, ऊपर किलो जूल है, नीचे जूल है। तो मैं इसको सबसे पहला काम तो ये करता हूँ कि 365.5 डिवाइडेड बाय 1000 किया मैंने बेटा, तो ये मेरे पास आंसर आ गया 0.3655 किलो जूल में आ गया, ठीक है, ताकि दोनों एक ही में ना। कैलकुलेट द मैक्सिमम टेम्परेचर इन केल्विन, कैलकुलेट द मैक्सिमम टेम्परेचर निकाल लेते हैं। डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस, जीरो इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस माइनस डेल्टा एच इज इक्वल टू माइनस टी डेल्टा एस, माइनस से माइनस कैंसिल, डेल्टा एच अपॉन डेल्टा एस इज इक्वल टू टी, ठीक है, हो ही जाएगा। तो निकाल लो बेटा, T इज इक्वल टू डेल्टा एच तुम्हें दिया हुआ है -261.6, नीचे आपको दिया हुआ है -365.5। आपके पास टेम्परेचर इन केल्विन आ जाना चाहिए, मैं करके दिखा देता हूँ, 261.6 डिवाइडेड बाय 3, 0.3। जज्बात में आ गया रिजवान ये होगा डिवाइडेड बाय 0.3655, 715.7 केल्विन में आ जाएगा ये, ठीक है। बच्चों वाला सवाल था, आसान सा सवाल था। तो ये उसने हमसे बेसिकली उसने किया क्या, हमें हमें उसने बोला कि आपको मैं डेल्टा एच देता हूँ, डेल्टा एस देता हूँ, यूनिट कन्वर्जन का ख्याल रखा करें, बार बार बोलता रहता हूँ आपसे। क्वेश्चन नंबर 4 पे आता हूँ। Explain why transition element have variable oxidation states, because उनके पास अवेलेबिलिटी होती है d ऑर्बिटल्स की बेटा। तो वैकेंट 3d ऑर्बिटल्स होते हैं फॉर बॉन्डिंग, और वो 4s के बाद 3d यूज कर सकते हैं, इसलिए उनकी मल्टीपल देखो 4s और 3d दोनों को यूज करने पर आप वेरिएबल ऑक्सीजन स्टेट बोलते हैं ना। तो आप कहते हैं बिकॉज ऑफ एनर्जेटिकली अवेलेबल, बाकियों में भी तो होते हैं, वहां पे क्यों नहीं जाते, यहाँ 4s के बाद 3d क्यों यूज हो जाता है, बिकॉज ऑफ एनर्जेटिकली अवेलेबल वैकेंट 3d ऑर्बिटल्स फॉर बॉन्डिंग। आगे आजा, स्केच द शेप ऑफ 3DZ स्क्वायर। तो बेटा वो Z पे होता है, आपको याद होगा, और तीनों एक्सेस के ऊपर होता है, याद है, ऐसा बनाते हैं। शेप्स ऑफ ऑर्बिटल्स आप पढ़ चुके हैं। सैंपल ऑफ कॉपर H2O6 टाइम आर रिएक्टेड सेपरेटली विद एक्सेस ऑफ सोल्यूशन A, ठीक है, एंड विद एन एक्सेस ऑफ सोल्यूशन B। The reaction of copper H2O6 time aqueous solution is precipitation reaction, ठीक है, ओके, ये precipitation reaction है। उसके बाद बोलता है reaction of this is with solution B is a ligand substitution reaction, suggest the possible identity of solution A for solution and for solution B, give relevant observation formula। ये जब हम ट्रांजिशन एलिमेंट पढ़ते हैं बेटा, तो हम दो चीज़ें तो बहुत डिटेल से पढ़ते हैं, एक कॉपर केमिस्ट्री और एक कोबाल्ट केमिस्ट्री। तो ये सिंपल आपसे कॉपर और कोबाल्ट केमिस्ट्री पूछ रहा है। अब जाहिर बात है बेटा, अगर आप प्रेसिपिटेट बना रहे हैं तो कॉपर 2+ आयन को आप हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट कराएंगे ना, तो डेफिनेटली हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट कराएंगे तो वो पीपीटी बनाएगा, तो प्रेसिपिटेशन रिएक्शन हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, रिएक्टेड विद एन एक्सेस ऑफ सॉल्यूशन ए विद एन एक्सेस ऑफ सॉल्यूशन बी, ठीक है। तो आपने क्या किया, सॉल्यूशन ए को क्या ले लेते हैं बेटा, अच्छा इसने पहले से बोल दिया आपके कि वो एक्सेस के साथ रिएक्ट करा और पीपीटी प्रेसिपिटेशन रिएक्शन बनाओ तो सॉल्युबल ना हो, तो सॉल्यूशन ए को हम ले लेते हैं एक्वस सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। तो एक्वस सोडियम हाइड्रोक्साइड कॉपर के साथ कॉपर हाइड्रोक्साइड बनाएगा, तो क्या बनाएगा, ब्लू पीपीटी, ठीक है। और कॉपर कंटेनिंग प्रोडक्ट का मतलब आप कॉपर हाइड्रोक्साइड लिख दो,
और आप चाहो तो कॉम्प्लेक्स फॉर्म में लिख सकते हो, रिकमेंडेड नहीं है, मर्जी है आपकी, आप चाहो तो इसको यूं भी लिख सकते हो। और कॉपर हाइड्रोक्साइड, और ऐसे भी लिख सकते हो, बट ये ज़्यादा अच्छा है क्योंकि प्रेसिपिटेशन रिएक्शन बोल रहा है। उसके बाद बोल रहा है सोल्यूशन बी, ठीक है। अब देखो उसने खुद आपको बोला लीगेंड सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, तो जाहिर बात है वो वाटर जो है वो अमोनिया के साथ डिस्प्लेस हो जाएंगे और वो डार्क ब्लू कलर का सोल्यूशन देगा, तो उसमें वो लिख दें आप। तो ये आपने लिखा एक्वस अमोनिया। ये सब वो चीज़ें हैं बेटा जो हम क्लास में कर चुके हैं, तो मुझे नहीं लगता आपको इसमें ज़्यादा सोचने में टाइम लगता होगा, मतलब बहुत आसान है ये मैंने लिखा एक्वस अमोनिया और डार्क ब्लू सॉल्यूशन। ठीक है, फॉर्मूला ऑफ द प्रोडक्ट बेटा आपको याद होगी, कॉपर था अमाइन अमो सॉरी अमोनिया और वाटर 2 टाइम्स चार्ज 2 प्लस था। आप अभी भी कॉपी खोल के देखेंगे ये सब कुछ आपको नजर आ जाएगा, और इवन हेडिंग्स के साथ भी नजर आ जाएगा। सारे सी solution containing the silver और ammonia complex are colorless, explain why colorless। देखो colorless का मतलब ये हो गया no transition of electron from lower to higher, और वो कब पॉसिबल है, जब या तो कंप्लीटली डी ऑर्बिटली ना हो, सही है, डी जीरो हो, और या फिर आपका D10 हो। तो आप चेक कीजिएगा सिल्वर कॉपर के नीचे है बिल्कुल, आपको याद है ना कॉपर +1 में D10 होता है, तो सिल्वर +1 में भी D10 होना चाहिए। D10 का मतलब कंप्लीटली फिल्ड। अब जब कंप्लीटली फिल्ड होगी तो इलेक्ट्रॉन की ट्रांजिशन नहीं होगी। पीरियोडिक टेबल में देख लीजिएगा कॉपर के बिल्कुल नीचे होगा सिल्वर। मैं अगर पता नहीं से पीरियोडिक टेबल है या नहीं, होना तो चाहिए, मैं दोबारा दिखा दूं आपको, एहतियातन दिखा देता हूँ ना आपको। सब आपको कैसे पता चला सर? बेटा मुझे ऐसे पता चला, ये देखिएगा, ये रहा बेटा, नजर आ रहा है कॉपर के नीचे। तो कॉपर +1 क्या होता है D10, सिल्वर +1 क्या होगा D10। ठीक है, ये आपको लिखना होगा, इतना बड़ा पेपर है ये। ओके, तो आप इसमें क्या लिख सकते हैं बेटा कि ये जो D10 वाला प्रॉब्लम है वो आप इसमें लिख देते हैं। सो ड्यू टू completely filled d orbitals, सही, ऑर्बिटल्स जरूर लिखना, ठीक है, वरना फिर d सब एनर्जी लेवल लिखिएगा। सिर्फ ऑर्बिटल लिखोगे तो गलत हो जाएगा। ड्यू टू द कंप्लीटली फिल्ड d orbitals electrons cannot promote from lower to higher energy by absorbing frequencies from visible region। आई होप बात समझ में आ गई होगी। टू बाइडेंटेट लिगेंड्स आर दिस टू, ओके। वो कह रहा है शो फिगर 4.2 एक्सप्लेन व्हाट इज meant बाय द बाइडेंटेट लिगेंड। तो आयन और अ मॉलिक्यूल विच कैन डोनेट 2 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन फॉर डेटिव बॉन्ड। आयन और molecule which can donate 2 pair of electron to transition metal ions for dative bond, for dative bonds।
आगे देखो, कहता है रूथीनियम R3 पॉजिटिव फॉर्म ऑक्टाहीड्रल कॉम्प्लेक्स, ठीक है। और उसके बाद बोलता है रू DPYS 2 times और Cl2 with the ligands DPYS and chloride ion, ठीक है। उसके बाद वो क्या बोल रहा है आपको कि द कॉम्प्लेक्स शोज द सेम काइंड ऑफ स्टीरियो आइसोमेरिज्म एज दिस। ओ, जो इसकी स्टीरियो आइसोमेरिज्म है उसी तरह की वो भी शो करता है, बट वो बाइडेंटेट है, बट ऑल्सो शोज द डिफरेंट टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म। ओ अच्छा, एक तो खुद कह रहा है कि इस टाइप की आइसोमेरिज्म शो कर, तो इसमें क्या हो सकती है, पहले तो ये सोचो, सिर्फ सिस ट्रांस है, हो गई। अब ये कह रहा है बट ऑल्सो शो डिफरेंट टाइप ऑफ स्टीरियो आइसोमेरिज्म, तो सिस ट्रांस तो उसके साथ हो गई, इसका मतलब है ये डिफरेंट टाइप किसको हिंट दे रहा है, ऑप्टिकल के लिए हिंट दे रहा है कि वो सिस ट्रांस तो शो करता है, उसके अलावा भी एक डिफरेंट स्टीरियो करता है, तो स्टीरियो होती दो हैं, सिस ट्रांस के साथ क्या होती है, ऑप्टिकल, इसका मतलब ये ऑप्टिकल भी शो करेगा। Complete the three-dimensional diagram in the figure 4.3 show the three different stereoisomers। देखो बेटा, मैंने आपको इससे पहले भी कहा था, ये तो खैर अगर आप आइसोमेरिज्म की कैटेगरी देख लें तो उसमें से आपको और अच्छा समझ में आ जाएगा, बट एक बात का ख्याल रखिएगा कि ट्रांस का ऑप्टिकल नहीं होता, सिस का ऑप्टिकल होता है। तो इसमें जाहिर बात है हमारे पास 2 क्लोरीन है ना, या 2 क्लोरीन है, तो हम जो सिस बनाएंगे उसका मिरर इमेज भी बनाएंगे, और जो ट्रांस होगा उसका मिरर इमेज नहीं होगा। ठीक है, अगर मैं यहां सिस बना दूं पहले इसको, ठीक है, ये लो, तो बेटा इसका मिरर इमेज हो गया, ये हो गए ऑप्टिकल आइसोमर। एक बना लेते हैं ट्रांस। ट्रांस का ऑप्टिकल आइसोमर नहीं बनता, ये ले बेटा, हो गया। तो ये एक दूसरे के क्या हो गए, ऑप्टिकल, वही डिफरेंट टाइप के हो गए, नहीं हो गए। और ये क्या है, इसका ट्रांस है, ये इन दोनों सिस का क्या कहलाएगा, ये ट्रांस। तो दो सिस, सॉरी, दो स्टीरियो दो ऑप्टिकल आइसोमर, दो ज्योमेट्रिकल आइसोमर और 3 स्टीरियो आइसोमर्स, याद आया। स्टेट द डिफरेंट टाइप ऑफ स्टीरियो आइसोमेरिज्म शोन बाय दिस, जो डिफरेंट है वो पूछ रहा है, तो ऑप्टिकल हो गई बेटा, ऑप्टिकल आइसोमर्स डिफरेंट टाइप की। उसके बाद है डिड्यूस विच स्टीरियो आइसोमर E1 नॉन पोलर। नॉन पोलर का मतलब पोलैरिटी कैंसिल हो गई, तो मैं इसमें लिख सकता हूं आइसोमर 3, आइसोमर 3 इज नॉन पोलर। ये AS का सवाल दे दिया बीच में, क्यों, पोलैरिटीज कैंसिल हो रही हैं, CL ठीक है, बिकॉज ऑफ cancellation of polarities। तो एक सिस का मिरर इमेज और एक ट्रांस। मेरा ख्याल है आज 4 क्वेश्चंस बहुत हैं, इंशाल्लाह नेक्स्ट डिस्कशन लेक्चर में इसको यहीं से कंटिन्यू करूंगा बेटा डिस्कस करना। आई होप मेरी डिस्कशन से आपको फ़ायदा हुआ होगा। मिलता हूँ नेक्स्ट डिस्कशन लेक्चर में आपसे, तब तक के लिए इजाज़त दीजिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।